नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। 3 राज्यों में मिली हालिया चुनावी जीत से उत्साहित बीजेपी ने जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी के रूप में पार्टी के नए पार्टी अध्यक्ष की तलाश अब नए सिरे से शुरू कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है, लेकिन नड्डा 2019 से ही इस पद पर हैं। वो एक के बाद एक विस्तार पाते रहे। आखिरी विस्तार 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में निरंतरता बनाए रखने के लिए किया गया था, लेकिन अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया में है। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को मनोहर नेतृत्व मिलने की संभावना भी देखी जा रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। उनकी संभावना ज्यादा इसलिए भी लग रही है कि मनोहर लाल को संगठन का लंबा अनुभव है और वो 9 साल तक मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, मनोहर लाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद साथी हैं। ऐसे में क्या बीजेपी को मिलने वाला है मनोहर नेतृत्व? यह सवाल है। तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर होगी मनोहर नेतृत्व में? खासतौर पर मनोहर लाल के हाथ में कमानी बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री उनका कार्यकाल बेहद अच्छा रहा। कई विकास के जो आयाम थे वो प्रदेश में देखने को मिले। अब राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरोसा जताएंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें देंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जेपी नड्डा के कार्यकाल की बात की जाए तो वो लगातार विस्तार पाता रहा है और बीजेपी में एक पद को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठने लगेंगे कि एक पद के तहत किसी भी नेता के पास, मंत्री के पास 2 जिम्मेदारी नहीं हो सकती। स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो बीजेपी कहीं ना कहीं मंथन कर रही है। ये तमाम सवाल हैं कि क्या मनोहर लाल को नेतृत्व मिलेगा, महिला अध्यक्ष होंगी राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्या कुछ चल रहा है बीजेपी के अंदर और आने वाले समय में क्या दिशा और दशा पार्टी की रहेगी? इन तमाम सवालों पर जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। बदले जमाने में आज उसी की पूछ है जो दूसरों से किसी खास मामले में परफेक्ट हो और भरोसेमंद भी। किसी पार्टी के संगठन के मामले में भी मापदंड में यही 2 प्रमुख बातें आती हैं। बीजेपी संगठन की बात करें तो बीजेपी के गोल्डन पीरियड में हरियाणा की भी अपनी अहमियत है। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने और अब ट्रिपल इंजन का नारा हिट होने के बाद संगठन में प्रदेश के नेताओं की भूमिका भी अहम हो गई है। सूत्र बता रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली को पार्टी यही जिम्मेदारी दोबारा देने की तैयारी में है। विधानसभा और निकाय चुनाव में शानदार जीत के बाद उन्हें 31 मार्च को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाने का ऐलान हो सकता है। इससे भी बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा के मनोहर लाल को मिल सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दावेदारों में मनोहर लाल रेस में नंबर 1 पर हैं। इस बात की प्रशंसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की है कि हरियाणा प्रदेश में सरकार और संगठन का बहुत अच्छा तालमेल और समन्वय है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर इतनी बड़ी जीत हरियाणा प्रदेश में हुई। गौरतलब है कि मनोहर लाल को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की पूरी संभावना इसलिए दिख रही है कि उन्हें संगठन का लंबा अनुभव है। 9 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब भी केंद्र में मंत्री हैं, यानी सरकार और संगठन का उन्हें लंबा अनुभव है। इससे भी बढ़कर ये कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भरोसेमंद हैं। हालांकि कुछ और नेताओं के नाम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, यानी पीएम मजबूत चेहरा और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कोई मजबूत चेहरा। 2000 के दशक में हरियाणा में संगठन की मजबूत जोड़ी रही, ये अब देश विदेश की मजबूत जोड़ी बन सकती है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो अब बीजेपी में न सिर्फ प्रदेश स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बड़े जो कदम है वो देखने को मिल सकते हैं। देवेंद्र, शुरुआत में चर्चा की आपसे ही करना चाहूंगा, हरियाणा की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलेगी, उसके बारे में आप बताएं। और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष
फिर से बड़ौली को बनाने की तैयारी भी हो रही है। बीजेपी में जो तैयारियां हैं वो क्या कह रही हैं? देखिए सौरभ, बीजेपी हर काम समय से करती है, तैयारी भी समय से करती है, और जो तैयारी करती है ठोस करती है। जो योजना बनती है उस पर अमली जामा पहनाने के लिए पूरी मॉनिटरिंग वगैरह होती है, जिम्मेदारी जिनको दी जाती है वो भी पूरा करते हैं। तो पिछले मेरे को लगता है कुछ सालों में बीजेपी ने अपने आप को साबित किया है, प्रमाणित किया है कि चाहे संगठन का काम हो या सरकार, कहीं कोई कोताही, कोई कमी, लेट लतीफी नहीं है। जिस तरीके से हरियाणा में तो बीजेपी का कमाल चल ही रहा है, लगातार 3 बार से विधानसभा में सरकार बनी है, निकाय चुनाव में शानदार जीत हुई है। उससे पहले लोकसभा चुनाव में थोड़ी कमी रहेगी, शायद एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर मुखर हो गया था या माहौल इस तरह का था, लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी ने पूरी तरह से वापसी की है। और निकाय चुनाव, हरियाणा का चुनाव जीते ही महाराष्ट्र का चुनाव जीत गया, फिर दिल्ली के जीत गए। अब आगे की बड़ी ठोस प्लानिंग है, और सरकार ही नहीं, संगठन के लेवल पर भी जो जिस तरीके से कहा था कि जिलाध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, मंडल अध्यक्ष बनाए, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष 31 मार्च तक संभवतः घोषणा हो जाएगी प्रदेश अध्यक्ष की, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष में मेरे को याद है पिछले महीने, अभी मार्च चला है, फरवरी के 13 तारीख को एक बड़ी खबर आई थी, हमारे सूत्र भी बता रहे थे कि मनोहर लाल जी को ये जिम्मेदारी दी जा रही है, लेकिन संगठन के काम में थोड़ी सी देरी हुई। अब मार्च चल रहा है, 31 मार्च तक प्रदेश अध्यक्षों का फैसला हो जाएगा, और मोहनलाल बड़ौली को रिपीट किया जा रहा है। जिस तरह 2 दिन पहले हमने देखा, जेपी नड्डा से मिल के आए, अमित शाह जी से मिले, प्रधानमंत्री से गुलदस्ता दे के आए। मतलब ये संकेत होते हैं राजनीति में, और जो राजनीति की तासीर, राजनीति की पल्स को जानते हैं, उनको अंदाजा हो जाता है। तो मोहनलाल बड़ौली को रिपीट करने की बहुत ज्यादा संभावना है। और रही राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस बार हरियाणा से मिल सकता है, और मनोहर लाल का नाम सबसे आगे है। दरअसल एक चर्चा ये भी हुई थी कि शायद साउथ से इस बार, दक्षिण से बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, क्योंकि दक्षिण में भी पैर जमाना जरूरी है, क्योंकि आगे की 2029 की प्लानिंग है, विकसित भारत, तमाम तरह की योजनाएं बीजेपी की चल रही हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें मोहनलाल बड़ौली का, तो मेरे को लगभग ये मुमकिन है कि उनको ये जिम्मेदारी दोबारा दी जा रही है, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में उनकी मुख्यमंत्री से ट्यूनिंग भी अच्छी है। विधानसभा चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस दी, निकाय चुनाव में भी उससे अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो ये जोड़ी, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की जोड़ी में तारतम्य है, या जिसको हम कहते हैं तालमेल ठीक है, तो इसी को रिपीट करने की तैयारी है बड़ौली को। लेकिन मनोहर लाल के बारे में कहा जा रहा है कि जो 3-4 लोग हैं जिनके नाम पे चर्चा है, लेकिन मनोहर लाल सबसे आगे है, इस रेस में नंबर 1 पर खड़े हैं। और बहुत मुमकिन है कि चूंकि संगठन का लंबा अनुभव है, मेरे को याद है बंसीलाल की सरकार हरियाणा में 1996 से 99 तक चली थी, शराबबंदी एक बड़ा आकर्षक मुद्दा था। उस दौरान बंसीलाल की सरकार गिर गई थी, तो मनोहर लाल जी की बड़ी भूमिका थी, उन्होंने देखा था जी। मनोहर लाल ने हरियाणा के मामले में, चाहे इनेलो से गठबंधन, राज चौधरी देवीलाल के टाइम की बात है, और जजपा के टाइम की बात है, जब गठबंधन जजपा, इनेलो, विकास पार्टी सभी से गठबंधन आए, लेकिन मनोहर लाल जी की बड़ी भूमिका रही है बीजेपी के मामलों को लेकर हरियाणा में जब गठबंधन सरकार। अब चूंकि 9 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, और अब फिर केंद्र में रहते हुए उनका पूरा दखल और पूरा मार्गदर्शन और पूरी वाच कर रहे हैं हरियाणा में क्या क्या हो रहा है। लोग तो अभी से ये कहते हैं कि सीएमओ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में जो लोग बैठे सब मनोहर लाल जी के विश्वास पात्र हैं, तो अपने ऑफिसर्स के जरिए वो पूरी नजर रख रहे हैं हरियाणा पे। और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बारी है, तो उन्हीं का नाम चल रहा है, क्योंकि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत खास है, विश्वस्त हैं और लॉयल भी हैं पार्टी के प्रति, जिस तरीके उन्होंने अपने को साबित किया है। कुल मिलाकर सारे समीकरण, सारे कारण यही बताते हैं कि मनोहर लाल जी को ये बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। महेश, अगर अगले कदम की बात करें बीजेपी के, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 3.0 कार्यकाल में बीजेपी अपने सहयोगी राज्यों के साथ तकरीबन 22 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता में बरकरार है, और उस पर मंथन भी चल रहा है, प्रदेश स्तर पर बनाया जाए और राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाए। अब मनोहर लाल का नाम सबसे आगे चल रहा है। मनोहर लाल क्या पहचान, क्या पसंद हो सकते हैं बीजेपी की, और अगर होंगे तो दक्षिण का जिक्र भी देवेंद्र ने किया, परसीमन का मुद्दा है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि दक्षिण को भी साधना जरूरी है बीजेपी के लिए। किस तरह से तालमेल बैठा लेगी पार्टी? क्या फाइनलाइज मान लिया जाएगा जो सूत्र बता रहे हैं कि हाँ मनोहर लाल राष्ट्रीय स्तर पर संभालेंगे कमान? क्योंकि एक व्यक्ति एक पद का जो उल्लंघन है वो भी पार्टी में हो रहा है, हमने देखा 2024 में, क्योंकि जेपी नड्डा के पास 2 जिम्मेदारियां हैं, एक जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री की है तो दूसरी जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में
उपलब्धि जो सामने आ रही है दरअसल वो उनकी छवि की है। छवि एक साफ, स्पष्ट और ईमानदार व्यक्तित्व की है। मनोहर लाल खट्टर बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा में अपना परफॉर्मेंस देते रहे, वो इस तरह की नींव रखते रहे जिससे वो खुद तो परेशानी में आए, यानी खुद तो उनकी छवि जो है एंटी इनकमेंसी से घिरी हुई नजर आई और काफी सारी जो अहम फैसले उनकी तरफ से लिए गए थे वो परेशानी उनके लिए बन गए, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी को लेकर थे, प्रॉपर्टी टैक्सिंग को लेकर थे, या फिर कहें कि बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी की जो शुरुआत मनोहर लाल खट्टर की तरफ से की गई वही सबसे बड़ी मनोहर लाल खट्टर के लिए बन गई थी। लेकिन उपलब्धियों की अगर मैं बात करूं तो उपलब्धियों में एक मजबूत नींव हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी की रख चुके थे, जिसका सीधा फायदा नायब सिंह सैनी को मिला। अब यहाँ राजनीति में किस तरीके से एक साफ छवि का इस्तेमाल किया जा सकता है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बखूबी जानते हैं। अब जितनी भी संपत्ति थी, जो भी पैतृक संपत्ति मनोहर लाल खट्टर की थी, वो सारी की सारी संपत्ति मनोहर लाल खट्टर ने दान कर दी है। अपने गांव में जो जमीन थी, अपने जो मकान उनका था वो लाइब्रेरी बनाने के लिए उन्होंने दे दिया है। तो यहाँ संपत्ति के नाम पर मनोहर लाल खट्टर ने कुछ भी अपने पास नहीं रखा है, सब कुछ प्रधानमंत्री राहत कोष में दान मनोहर लाल खट्टर कर चुके हैं और राजनीति में एक ईमानदार और स्पष्ट छवि जो है मनोहर लाल खट्टर हासिल कर चुके हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक अनुभव, लंबा अनुभव मनोहर लाल खट्टर के पास है। सबसे बड़ा अनुभव जो है वो संगठन चलाने का है, उससे बड़ा अनुभव जो है सरकार चलाने का उनके पास है। और करीब करीब 9.5 सालों तक जो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी यहाँ मनोहर लाल खट्टर ने संभाली वो भी एक बड़ी उपलब्धि उनके लिए मानी जा रही है। तो संगठन और सरकार दोनों चलाने का अनुभव यहाँ मनोहर लाल खट्टर के पास, साफ छवि और उससे भी बड़ी बात यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नजदीकियां, ये सब कुछ है जो मनोहर लाल खट्टर के वजन को भारी कर रहे हैं। इस बात के संकेत कर रहे हैं कि यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन अगर तकनीकी कारकों को समझने की कोशिश की जाए तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उस पर भी अक्सर गौर किया करती है। अगर तकनीकी कारकों को समझने की कोशिश की जाए तो उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी मजबूती जो है हासिल कर चुकी है, और खासकर हरियाणा प्रदेश में। और अगले 5 सालों तक तो कोई चुनाव भी यहाँ हरियाणा प्रदेश में नहीं है। तो ऐसे राज्य से जो है यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर भारतीय जनता पार्टी चुनती है, जहां पर आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल 3 साढ़े 3 साल में अगर चुनाव सामने आता है तो उसका फायदा जो है वो पार्टी को मिलता है। मुझे लगता है कि दक्षिण हरियाणा से अगर एक किसी चेहरे को सामने लाने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो फिर एक कनेक्ट यहां पर बनता है। जिस तरीके से गुजरात में एक होम ग्राउंड जो है भारतीय जनता पार्टी बना चुकी है, एक शानदार बैटलफील्ड अपने लिए तैयार कर चुके हैं जहां पर सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। तो उसी तरह की स्थिति अब मुझे लगता है कि गुजरात जैसी स्थिति हरियाणा प्रदेश में भी उस तरह की मजबूती भारतीय जनता पार्टी हासिल कर रही है। देखिए, अगर मेरिट्स पर समझने की कोशिश करेंगे तो मनोहर लाल खट्टर का जो वजन है काफी ज्यादा है, चेहरा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। लेकिन अगर तकनीकी कारकों को समझने की कोशिश की जाए तो मुझे लगता है कि दक्षिण हरियाणा से ही यहां भारतीय जनता पार्टी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना चाहिए, जिससे जो कनेक्ट है भारतीय जनता पार्टी का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे के रूप में दक्षिण भारत से भी बनेगा, जिसका बड़ा फायदा यहां पर भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है और जिसकी जरूरत भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बनी हुई है। और वीरेंद्र जी, ये जो तैयारियां हैं, ये जो बड़े बड़े नामों की बात है, ये जो प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर खासकर जो चर्चाएं चल रही हैं, दक्षिण से उत्तर को साधना या उत्तर से दक्षिण को साधना, क्या कुछ लग रहा है इस पूरे मंथन को लेकर? क्योंकि तमाम बड़ी तैयारियां भी हैं। दक्षिण में परिसीमन का एक मुद्दा बड़ा बना हुआ है और नड्डा के तमाम बयान जब उन्होंने कहा था कि बीजेपी आरएसएस से आगे निकल चुकी है, उसको लेकर भी आलोचना हुई थी। क्या प्रमुख वजह आप मानते हैं जो मनोहर लाल विकल्प के तौर पर हो सकते हैं, या फिर दक्षिण से कोई चेहरा आ सकता है? अगर होगा तो क्या होगा? क्या महिला के तौर पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला को भी बनाया जा सकता है? क्या कुछ लगता है? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी में यह कल्पना नहीं की जा सकती कि कल को क्या होने वाला है जी। अब ये मनोहर लाल जी का उदाहरण लीजिए, गुरुग्राम के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रैली के अंदर मनोहर लाल जी की तारीफ कर रहे थे जी। उसका मतलब ये नहीं था कि अगले दिन मनोहर लाल जी को बदल दिया जाएगा। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी संभव है। अब देखिए, मनोहर लाल जी संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, संगठन के लिए समर्पित हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है। मतलब प्रचारक से लेकर वो जब प्रदेश के संगठन मंत्री थे, उसके बाद वो अंत्योदय के पूरे देश भर के उसके राष्ट्रीय संयोजक रहे और उसके बाद पहली बार विधायक बने तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया गया और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कोई भी उन पर आरोप नहीं लगा और उनकी ईमानदारी के आज भी लोग जो है कायल हैं
और संगठन के उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी। जो वो धरातल पर योजना बनाते हैं उसे वो पूरा धरातल पर उतारते हैं, मतलब सिर्फ कागजों में उनकी योजनाएं नहीं रहती, वो पूरा उसके लिए समर्पित हो जाते हैं। ये उनकी एक अलग कार्यशैली की छाप है और उसकी छाप के सभी लोग कायल भी हैं। अब देखने वाली बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में क्या पार्टी ने उत्तर भारत का जो चेहरा चुनना है या दक्षिण का चुनना है या किसी महिला को चुनना है या फिर किसी दलित को बुलाना है। दलित आज तक सिर्फ एक ही अध्यक्ष बने, बंगारू लक्ष्मण, दुर्भाग्य से उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो सका था, उनको हटाना पड़ा था। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष भी समस्या है, सामने समस्याएं हैं भी किस वर्ग से दिया जाए, क्या महिला को बनाया जाए। अब देखिए ये जो होगा अध्यक्ष होगा उसका 3 वर्ष का कार्यकाल होगा 2028 तक, लेकिन 2029 में चुनाव है, तो ऐसे में लगता नहीं कि उनको कोई बदला जाएगा। जो अध्यक्ष होगा उसके नेतृत्व में ही चुनाव होंगे और इस दौरान 13 राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी हैं। तो इसलिए अब ये पार्टी को तय करना है कि किस चेहरे को प्राथमिकता देनी है, क्या वो दक्षिण भारत से हो या किसी महिला को बनाया जाए। तो पार्टी के समक्ष कोई नेतृत्व का संकट नहीं है, पार्टी के पास कई विकल्प हैं। और जहां तक देखिए हरियाणा की बात है, हरियाणा में चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हो, बडोली जी की, चाहे गृह मंत्री से हो, ये कोई संकेत नहीं माना जाता। देखिए पार्टी के अंदर कोई इस तरह का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, किसी को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो हरियाणा में जातीय समीकरण को देखना है और राष्ट्रीय स्तर पर यह देखना है कि उसका तालमेल किस वर्ग से है, पार्टी को किस वर्ग से चुनना है। 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो संघ के सरसंघचालक हैं डॉक्टर मोहन भागवत से उनकी मुलाकात है। देखिए हालांकि संघ किसी सीधे मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, संघ सिर्फ जो है परामर्श देता है। मानना या ना मानना ये भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर करता है। तो एक संघ के साथ एक औपचारिक मुलाकात है, एक परंपरा रही है कि संघ से विचार विमर्श किया जाता है। लेकिन जहां तक जगत प्रकाश नड्डा जी का एक बयान आया था, वो बयान उसको गलत संदर्भ में लिया गया। उनका कहने आशय ये था कि भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णय लेने में सक्षम है। ये पहले से ही परंपरा रही है। भारतीय जनता पार्टी ये है कि मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त करती है संघ से, लेकिन अपने फैसले खुद करती है। एक राजनीतिक दल के हैसियत से भारतीय जनता पार्टी के फैसले खुद होते हैं। हाँ, संघ की सलाह हो सकती है, वो सलाह ली जाती है, लेकिन उसको मानना या ना मानना ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर निर्भर करता है। और देखिए मनोहर लाल जी एक अच्छा विकल्प है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। वो मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी ईमानदारी की उन्होंने छाप छोड़ी है, आज भी लोग उनके कायल हैं। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को उनके व्यवहार से उनके कार्यशैली पसंद ना आती हो, लेकिन वो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, वो अपना एक मिनट राष्ट्र को समर्पित करते हैं। तो वो क्योंकि देखिए दूसरे राजनीतियों से अलग हैं, वो अपने आप में कोई किसी से घिरे नहीं रहते, उन्होंने अपने आप पे कोई आरोप नहीं लगने दिया, अपने किसी परिवार के सदस्य को आगे नहीं बढ़ाया, तो एक उनकी अपनी अलग पहचान है। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर करता है कि उसने आगे जो है किस वर्ग को जो है साथ लेकर चलना है, क्या कोई पिछड़े वर्ग से भी हो सकता है। तो ये पार्टी की जो प्राथमिकताएं हैं वो अपने ढंग से पार्टी तय करेगी। देवेंद्र, अगर बात की जाए तो चुनाव में खासकर कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा कौन, आखिरी फैसला किसका होगा बीजेपी के अंदर? हमने बात की महिला अध्यक्ष हो सकती हैं क्या, हमने बात की दक्षिण से कोई अध्यक्ष चुना जा सकता है क्या, हमने ये बात की कि तालमेल बैठाएगी पार्टी तो एक मजबूत चेहरा देखेगी जिससे कि संगठन मजबूत हो, और मनोहर लाल एक बेहतर विकल्प के तौर पर निकलकर उनका नाम सामने आ रहा है, चर्चाओं में है। अब सवाल है कि फाइनल फैसला किसका होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, संघ का होगा? यह भी चर्चा का एक विषय बना हुआ है, क्या माना जाए? देखिए स्वरूप, प्रधानमंत्री मजबूत चेहरा इस देश का, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, लेकिन नरेंद्र मोदी इस देश में नहीं, बाहर भी उनकी स्वीकार्यता, उनकी लोकप्रियता बहुत है। हमने देखा अमेरिका जाए, किस देश में जाए, पूरी दुनिया में बहुत सारे देश में गए हैं, उनकी लोकप्रियता और उनके काम करने के तरीके से, जिस तरीके से वो काम करते हैं, वो चाहते हैं मेरे मंत्रिमंडल, मेरे कैबिनेट कलीग भी काम करें। तो एक मजबूत चेहरा तो देश के पास है, क्योंकि इसके बाद पार्टी की कोशिश ये है कि कोई मजबूत चेहरा संगठन में भी हो। प्रधानमंत्री सरकार का मजबूत चेहरा सामने है और उन्होंने अपने आप को साबित भी किया, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, ये भी एक राजनीतिक घटनाक्रम है, एक इतिहास है, और ऐसे ही हरियाणा में भी हुआ है। तो मेरे को लगता है पार्टी ये चाहेगी मजबूत चेहरा जो पार्टी की योजनाओं को, पार्टी आगे क्या चाहती है, आगे भी चैलेंजेस है। चुनाव हमेशा बीजेपी कहती है हमारे लिए चुनौती होती है, हम कभी चुनाव को आसान नहीं मानती, क्योंकि परिसीमन वाला मसला हो रहा है, जिस तरीके से दक्षिण के कुछ तमिलनाडु, कुछ और लोग विरोध कर रहे हैं। तो पार्टी की कोशिश ये होगी, देखिए 3-4 नाम जो चल रहे हैं उनमें किसको बनाना है, ये तो
सही है कि नाम चल रहे हैं, लेकिन पार्टी सोच समझ कर फैसला लेगी और पार्टी का जो फैसला होता है वो मान्य होता है सबको। ठीक है, बीजेपी उस तरह की पार्टी है। तो मनोहर लाल जी अभी तक की जो संकेत हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि मनोहर लाल जी रेस में आगे बने हुए हैं। ठीक है, पिछले पहले जैसा बताया फरवरी में भी एक बार ये आया था कि 13 फरवरी को बहुत पुख्ता सूत्रों से पता लगा था कि आने वाली 13 तारीख को, फरवरी महीने की बात बता रहा हूं, मनोहर लाल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। लेकिन संगठन के जो काम थे उसमें थोड़ा देरी हुई, जैसे राज्यों में भी हुई तो केंद्र स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी देरी हुई है। अब जब प्रदेश अध्यक्ष का फैसला 31 मार्च को हो जाएगा, जो 28 तारीख है, अगले 3-4-5 दिन में हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है। क्योंकि अब देखिए 2 साल में यूपी के चुनाव है, उससे पहले बिहार के चुनाव है, और बिहार और यूपी देश के सबसे बड़े दो राज्य हैं, फैक्टर्स हैं देवेंद्र, तमाम फैक्टर्स हैं। और इसमें स्टेट यूनिट में भी आपसे गुटबाजी उत्तर प्रदेश में गाहे बगाहे देखने को मिलती रही है, उसको भी साथ देना है। पार्टी के आगे कई चुनौतियां हैं। महेश, जब 31 मार्च को प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के बडौली को चुन लिया जाएगा, जो सूत्र बता रहे हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो चुनाव होगा उसमें कितना समय माना जा सकता है अनुमानित? क्या हम आकलन कर सकते हैं कि भाई इतने समय में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा बीजेपी को? देखिए, ये समय सीमा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा देर करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर एक चर्चा चल रही थी कि किसका फैसला आखिरी फैसला होगा। दरअसल आखिरी फैसला मुझे लगता है कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद को तो बड़ी अहमियत मिलेगी ही, लेकिन आरएसएस किसे पसंद करता है, कौन सा ऐसा चेहरा जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजी हो और आरएसएस की पसंद में भी वो चेहरा शामिल हो। मुझे लगता है कि दोनों फैक्टर्स बराबर के महत्वपूर्ण है और बराबर की वरीयता इस फैसले को दी जानी है। आरएसएस भी पसंद करे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद में भी वो चेहरा शामिल हो, तो मानकर चलिए कि उसी पर मोहर लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और 1 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह भी है कि यहां पर किसी तरह के सवाल जवाब की कोई गुंजाइश भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहती है। हम कांग्रेस के हालात देखते हैं, उससे उलट यहां पर भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति देखने को मिलती है, जिसे आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंद कमरे में बैठकर पसंद कर लिया। उस फैसले पर फूल चढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्यादा देर नहीं करते। यहां पर जिक्र तो चुनाव का किया जाता है, लेकिन नॉमिनेशंस भी भरवाए जाते हैं, लेकिन बाद में ऐन मौके पर फोन कर नॉमिनेशंस वापस करवा दिए जाते हैं और सिर्फ एक जिसे चुनना होता है उसका एक नॉमिनेशन बाकी रखते हैं और उसी को चुनकर लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है वो पूरी कर दी जाती है। तो यहां पार्टी की अपनी मर्जी भी चलती है और लोकतांत्रिक एक जो परिदृश्य है वो भी कायम करने की जो कोशिश है की जाती है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि यहां पर लोकतांत्रिक तौर तरीके जरूर दिखाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन फिलहाल जो आखिरी फैसला है वो आरएसएस का होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। एक चेहरा जो कॉमन होगा उसे चुन लिया जाएगा। वीरेंद्र जी, मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि अब जो आगे की रणनीति है, पार्टी, जाहिर सी बात है, हमने देखा कि विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में जो 5:5 का रेशियो हरियाणा में रहा था, उसके बाद पार्टी ने सीख ली है और कहीं ना कहीं जो समीक्षा है वो बड़े स्तर पर देखने को भी मिलती रही है। तैयारियां भी बताती हैं, परिणाम भी बताते हैं। हरियाणा के चुनाव को ले लें, दिल्ली के चुनाव को ले लें, उसके बाद निकाय चुनाव को ले लें, तो अब ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अब बड़े स्तर पर तैयारी की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा पार्टी का, तो एक बड़ी तैयारी, बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश की जाएगी, तो वो चेहरा सामने लाया जाएगा जिससे कि पार्टी संगठन मजबूत तो है, आने वाले समय में और मजबूत हो। क्योंकि बीजेपी के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि पार्टी चुनाव से बहुत पहले हमेशा ही एक्टिव मोड में रहती है, चुनावी मोड में रहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का फैसला एक व्यक्तिगत द्वारा नहीं होता, वहां सभी सामूहिक फैसले लिए जाते हैं। देखो, संघ की ओर से अधिकृत है वार्ता के लिए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह अरुण कुमार जी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको तालमेल का काम दिया गया है। तो संगठन की दृष्टि से वो काम देखते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करेंगे, तो जो सामूहिक निर्णय होगा वो जो है वही लागू होगा। उसमें एक व्यक्ति विशेष की कोई इच्छा हो इस बात पर निर्भर नहीं करता। तो ये संगठन के हित में सामूहिक फैसले होते हैं। और जहां तक हरियाणा की बात है, देखिए हरियाणा की जो भी है, हरियाणा की जो फीडबैक होता है, वहां जो प्रदेश अध्यक्ष है वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिलता है। गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि वो हरियाणा में ऑब्जर्वर बनकर आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सरकार की अपनी गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हैं।
तो कुल मिला के एक पार्टी की संगठन की संरचना है, उसके अनुसार काम होता है। मतलब यहाँ कोई एक व्यक्ति विशेष को कुछ करने का काम नहीं है। यहाँ संगठन के ऊपर जो काम दिए जाते हैं उसका फीडबैक दिया जाता है, जो प्राथमिकताएं तय की जाती हैं कि उस कार्य को हमने कितना पूरा किया, कितना अधूरा है, तो ये सब की जानकारी दी जाती है। तो इसलिए यहाँ नहीं है कि अगर एक व्यक्ति विशेष नाराज हो गया तो उसकी पद से छुट्टी हो जाएगी, कोई ऐसा नहीं है। ये पार्टी के स्तर पर निर्णय होता है। अब ये देखना है कि पार्टी में अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, क्या वो हरियाणा से मनोहर लाल जी को दायित्व दिया जाता है या दक्षिणी से दिया जाता है। अगर हरियाणा से दायित्व मिलता है तो उनको निश्चित रूप से हरियाणा का गौरव भी बढ़ेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हरियाणा का गौरव बढ़ेगा और पार्टी में किस तरह से वो मजबूती निकलकर सामने आएगी, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व किस तरह से चुनाव करेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, प्रदेश स्तर पर भी मोहनलाल बडौली को दोबारा चुना जा सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अब पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।